ये एक जनरल समस्या है जो जब कभी भी कोई पर्सन अपने लिए नया घर खरीदने जाता है, मतलब फर्स्ट टाइम वो अपने लिए घर खरीदने जा रहा है, तो वो काफ़ी इमोशनली टच रहता है उस घर के साथ। जब आप परचेज़ भी कर रहे होते हैं, जब उस तरह की डिस्कशन चल रही होती है, उस समय भी आप काफ़ी इमोशनली टच होते हो और काफ़ी छोटी-छोटी बातों को आप इग्नोर कर देते हो, जो कोई बात नहीं है, मैं इन चीज़ों को इग्नोर करता हूँ, आगे बढ़ते हैं, इस घर को लेना है मुझे। तो आप काफ़ी इमोशनली टच होते हो, जिसके कारण आप कुछ न कुछ गलतियाँ वहाँ पे ज़रूर करते हो। और उन गलतियों के कारण ऐसा पॉसिबल है जो आप जो भी अमाउंट उन्हें पेमेंट कर रहे हो, उसके लिए आपको समस्या हो सकता है। ये भी पॉसिबल है जो अगर आप छोटी-बड़ी समस्याओं को अगर इग्नोर कर रहे हो, तो आपको फ्यूचर में भी प्रॉब्लम हो। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी समस्याओं के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो मैंने सोचा जो एक टॉपिक पे मैं आप लोगों से डिस्कस ज़रूर करूँ, जो आप अपनी कोर्ट से रेमेडी आप कैसे ले सकते हो, इसके बारे में आप समझ पाओ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी जानकारी, जो अगर आपको आपके लाइफ में किसी भी तरीके का कोई भी अगर कानूनी समस्या है, कोई ऐसी लीगल प्रोसीडिंग में आपको इश्यूज़ आ रहे हैं, उसका आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो आप मेरी टीम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूँ। अब वहाँ से जा के मेरे साथ किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, वहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हैं और आपकी जो भी लीगल इश्यूज़ हैं उसका सॉल्यूशन मिल सकता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लेक्स कॉटरी। मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट कैलाश और आज इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में इस तरह की जनरल समस्या के जो सॉल्यूशन है, जो मतलब समस्याओं से जो बचने के तरीके हैं, वो आप तक पहुंच पाएँ, आप उसके बारे में जान पाओ। क्योंकि इस चैनल पे आपको इसी तरह की समस्याओं के समाधान के बारे में आपको जानकारी मिलती है और आप अपने आप को कानूनी तौर तरीके में अपने आप को एक सुदृढ़ और मजबूत बनाते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं इस समस्या के बारे में। एक्चुअली आपकी तरफ से ही ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो सर जब भी कभी हम प्रॉपर्टी परचेज करने जाते हैं तो हमसे एडवांस पेमेंट लिया जाता है, और अगर एडवांस पेमेंट ले लिया उसके बाद जो टाइम दिया जाता है, जो हाँ आप 3 महीने या 6 महीने के अंदर आप फुल पेमेंट कर दो, उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो जाएगी। और अगर मैंने 3 महीने या 6 महीने के अंदर वो सारी पेमेंट अरेंज कर लिया और मैं देने के लिए तैयार हूँ, और अब सामने वाला क्या कह रहा है, जो 6 महीने में इस प्रॉपर्टी का रेट अगर हाई हो गया, अब ये प्रॉपर्टी अगर 50 लाख का था और 6 महीने में इसकी वैल्यू बढ़ के अब 60 लाख हो चुकी है, तो मैं अब रजिस्ट्री 60 लाख पे करूँगा, या तो फिर मैं आपको देना ही नहीं चाहता, मैं अब इस प्रॉपर्टी को किसी और को सेल करूँगा। तो ये समस्या एक जनरल समस्या है जो कि कई सारे लोगों के सामने आया है, कई सारे लोग इसमें अभी भी उलझे हुए हैं। तो मैं आज इस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, जो आपके पास क्या रेमेडी रहती है। तो जब भी कभी आप अगर इस तरह से कभी भी कोई एडवांस पेमेंट कर रहे हो, पहली बात तो ये, तो जब भी कभी आप कोई ऐसा पेमेंट करो तो आप कैश में बिल्कुल ना करो। वो सामने वाला अगर फोर्स भी करे, जो आपको ये पेमेंट कैश में देना पड़ेगा, कैश में ही आप ये पेमेंट करोगे तभी मैं आपसे डील करूंगा, तो आप उस डील को छोड़ दो, बिल्कुल भी छोड़ दो। क्योंकि अगर आप कैश में पेमेंट करते हो तो आपके पास कोई एविडेंस नहीं रह जाता है, उस समय आपको काफ़ी सारी समस्या होती है, और ऐसा भी पॉसिबल है जो लास्ट में आप उस पेमेंट को छोड़ ही दोगे, आप किसी भी तरीके से उस पेमेंट को रिकवर नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कोशिश में हमेशा ये रहे, जो फर्स्ट पेमेंट जो भी आप एडवांस दे रहे हैं वो आप कैश में बिल्कुल भी ना दें, वो आप चेक के थ्रू दें, नेट बैंकिंग के थ्रू दें। वो जैसा भी सामने वाला पर्सन आपको जैसे भी बोले जो पेमेंट करना है, तो कैश को छोड़ के आप ऑनलाइन थ्रू कैसे भी पेमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आपने पेमेंट कर दिया। अब जब ये परिस्थिति आई, जो आपने जब फुल एंड फाइनल करने के लिए जब पहुँचे, जो सर मैंने 10% तो आपको दे दिया था और अब ये 90% जो है मैं लेके आया हूँ, अब मुझे प्रॉपर्टी दे दो आप। तो सामने वाला का कहना रहता है, जो ये प्रॉपर्टी की वैल्यू अब बढ़ चुकी है, और जो आपने 10% दिया था वो तो एडवांस था, और आप अपने टाइम पीरियड में नहीं आए हो या कुछ बहाने बनाने लगे। तो जनरली जब भी कभी आप वो एडवांस पेमेंट दो, तो आप वहाँ पे भी एक एग्रीमेंट, एक रिसिप्ट ज़रूर बनाओ, जिसमें कि ये मेंशन कराओ जो आप इतने पीरियड के लिए टाइम ले रहे हो, जिसमें कि आप 90% पेमेंट कर दोगे, और साथ ही आपने 10% का अमाउंट दिया है, सो एंड सो थ्रू आपने पेमेंट किया है। ठीक है, मतलब उसमें कुछ डिटेल आप मेंशन कर देना, जो इस थ्रू से चेक के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू मैंने पेमेंट किया है, ये मेरा रेफरेंस नंबर है, ये मेरा चेक नंबर है, ये आप मेंशन कर दो, जिससे कि आपके पास एक रेफरेंस रहे, एक एविडेंस रहे आपके पास। ठीक है, अब सामने वाला कह रहा है आपसे, जो मतलब अब इसकी वैल्यू इंक्रीज हो चुकी है, अगर आपको लेना है तो लो, अदरवाइज मैं किसी और को सेल करूंगा, मैं आपको सेल नहीं कर सकता। तो ऐसे कंडीशन में आपके पास दो रेमेडी हैं, आप दोनों रेमेडी का यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट, क्रिमिनल रेमेडी,
सेकंड सिविल रेमेडी, क्योंकि जनरली हमारे पास दो प्रोसीजर हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर और सिविल प्रोसीजर। तो इन दोनों रेमेडी को मैं आपको बताने वाला हूं, जो ये इसके थ्रू आप कैसे उस पर्सन से अपना पेमेंट रिकवर कर सकते हो और कैसे इमीडिएट रिस्पॉन्स होकर के कुछ ऐसी कार्रवाई हो जिससे कि वो परेशान हो जाए और वो आपको चाहे तो पेमेंट वापस कर दे जो आपका 10% है, या फिर आपको जो भी प्रॉपर्टी लेना है उस प्रॉपर्टी पे आपका ही वहाँ पे दावा हो, आप ही उस प्रॉपर्टी को ले पाएं। तो पहले हम बात करते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर के बारे में, क्रिमिनल रेमेडी के बारे में, जो आप कैसे ले सकते हो। जनरली देखो, आप जो जिस भी पर्सन से आपकी बात हुई है, मतलब जो भी पर्सन उस बिल्डिंग को बना रहा था, उस प्रॉपर्टी को बना रहा था, कंस्ट्रक्ट कर रहा था, जो भी बिल्डर थे, उनसे आपकी डिस्कशन हो रही थी, वो जो भी पर्सन है उसके नाम से आप एफआईआर कराओ। जब आप एफआईआर कराने जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा जो आप किस सेक्शन में एफआईआर कर रहे हो। तो उस समय आप सेक्शन 406 आईपीसी का यूज़ कर सकते हो, साथ ही आप 420 का भी यूज़ कर सकते हो। ये दो सेक्शन होते हैं, जिसमें 406 आपको बताता है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बारे में। जो कोई भी आपसे सहमति हुई, आपसी सहमति से उन्होंने फिर बाद में आकर के आपको मना कर दिया, किसी भी दो पर्सन के बीच में आपसी सहमति हुई, एक एग्रीमेंट बना और उस एग्रीमेंट को ब्रीच कर रहे हैं कोई, तो उस समय ये 406 का प्रोविज़न लग जाएगा। और दूसरा होता है हमारा 420 का, अगर किसी भी पर्सन को इंड्यूस करता है, मैनिपुलेट करता है, किसी तरह से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है, उससे किसी भी तरह से पैसे हटने की कोशिश कर रहा है, तो आप उस पर सेक्शन 420 का प्रोविज़न मेंशन करा करके एफआईआर करा सकते हो। देखिए, सेक्शन 406 में 3 साल तक के सजा के प्रावधान है, जबकि सेक्शन 420 के अंदर 7 साल तक के सजा के प्रावधान है। और ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है और साथ ही ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मतलब इसमें जो बेल उन्हें कराना पड़ेगा वो कोर्ट से ही मिल पाएगा। उन्हें बेल मिल जाएगा, लेकिन कोर्ट से मिलेगा, मतलब उन्हें इस प्रोसीजर में आना पड़ेगा और उसके बाद ही उन्हें रिलीफ मिल पाएगी। तो ऐसे कंडीशन में जब भी कभी आप किसी भी पर्सन के खिलाफ एफआईआर कराते हो और ये एफआईआर होने के बाद अगर ये प्रोसीजर्स चलते हैं, तो माइट बी पॉसिबल इन्हीं प्रोसीजर के दौरान आपको रिलीफ मिल जाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है, जो जब भी कभी आप एफआईआर कराने जाते हो तो पुलिस वाले कहते हैं ये एक सिविल सूट है, मतलब ये एक रिकवरी का मामला है, एक मनी रिलेटेड प्रॉब्लम है और आपको सिविल सूट फाइल करना चाहिए, ना कि एफआईआर। इसमें एफआईआर नहीं हो सकता है। तो इस कंडीशन में आप इन दो सेक्शनों का यूज़ करके उन्हें बता सकते हो जो मेरे साथ मेरा ट्रस्ट ब्रीच किया गया है या मेरे साथ धोखाधड़ी हुआ है, इसलिए मैं 420 मेंशन करना चाहता हूँ। अगर फिर भी वो पुलिस वाले अगर एफआईआर आपका नहीं कर रहे हैं, तो मैंने काफ़ी सारे वीडियो में एफआईआर से रिलेटेड भी चीज़ें बता रखी है। जो अगर एफआईआर नहीं हो रहा है तो आप सुप्रिटेंडेंट के पास कंप्लेन करो। अगर वहाँ भी नहीं हो रहा है, सेक्शन 156(3) का आप कंप्लेन जो है मजिस्ट्रेट के सामने लगाओ, वहाँ से आप एफआईआर करा दो। अगर किसी भी तरह से ये एफआईआर हो जाता है तो माइट बी पॉसिबल आपको बहुत इमीडिएट रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, ये एक हो गया आपका क्रिमिनल रिलीफ, क्रिमिनल रेमेडी, जिसकी अकॉर्डिंग आप अपना रिलीफ पा सकते हो। क्योंकि ये एक सिविल डिस्प्यूट है, ये एक रियली में मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो मैटर आपका यहाँ पहुँचता है सिविल मैटर में। यहाँ पे आप सिविल सूट फाइल करोगे, लेकिन दिक्कत वाली बात ये आती है जो कौन सा सिविल सूट, तो यहाँ पे आप मनी रिकवरी सूट फाइल करोगे। क्योंकि यहाँ पे दो बातें हो रही है। पहली बात तो ये है, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर मान लेते हैं 50 लाख थी और आपने 10% या 20%, मान लेते हैं 10 लाख रुपए आपने पेमेंट कर दिया 20%, और आप अब 10 लाख वापस चाहते हो, इसमें आपको अपने 10 लाख के लिए मनी रिकवरी सूट फाइल करना पड़ेगा। और इसमें आप कोर्ट में जब सिविल सूट फाइल करोगे, मनी रिकवरी सूट फाइल करोगे, तब आपको कुछ स्टैम्प ड्यूटी भी पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट होते हैं जो कि डिसाइडेड होते हैं कोर्ट के अंदर, वो आपको पेमेंट करके फिर आपको फाइट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात होती है दूसरी, जो नहीं, आपको वो पैसा नहीं चाहिए, आपको वो प्रॉपर्टी चाहिए जो आप डिसाइड किए हुए थे, क्योंकि आपका वो इमोशनल टच था, आपको वो पहला घर था, आप उसे लेना चाह रहे थे। ठीक है, अगर आपका इमोशनली टच है, आप वो घर लेना चाहते हो, तो ऐसी कंडीशन में आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अकॉर्डिंग आप एक केस फाइल करोगे और अपना एक हक दिखाओगे, जहाँ मैं इस प्रॉपर्टी को लेना चाहता था। और सेक्शन 10 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अकॉर्डिंग जब आप केस फाइल करते हो, तो उसमें कोर्ट का ये डायरेक्शन हो सकता है जो आप ही इस प्रॉपर्टी के लेने के हकदार हो, क्योंकि आपने पहले ही एडवांस पेमेंट कर दिया था और साथ ही जो भी टाइम डिसाइड किया गया था उसमें भी आप तैयार थे फुल एंड फाइनल पेमेंट करने के लिए। तो जब ये कोर्ट से डायरेक्शन आपको मिल जाएगा तो उस समय आप उस प्रॉपर्टी को ले सकते हो। तो ये दोनों तरीके हमने समझ लिए, जो कैसे आपका क्रिमिनल रेमेडी है, कैसे आपका सिविल रेमेडी है। एक बात जरूर ध्यान में रखें, जब भी कभी आप सिविल सूट फाइल करेंगे तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। रिलीफ मिलेगा आपको, लेकिन ये एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। दूसरा,
और इसमें आपको अपना एक स्टैम्प ड्यूटी अमाउंट पेमेंट करना पड़ता है। मान लेते हैं 50 लाख की वैल्यू थी, तो उसमें आपको एक मिनिमम एक अमाउंट जो है ना आपको पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि स्टैम्प ड्यूटी जो डिसाइडेड है स्टैम्प पैक के अकॉर्डिंग, वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो कभी कभी कुछ पर्सन्स जो हैं उस पेमेंट को लेकर के ही घबरा जाते हैं, जो मैंने एक तो पेमेंट 10 लाख किया, साथ ही मुझे और भी पेमेंट करना पड़ रहा है। तो सिविल सूट में आपको स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट करना ही पड़ता है और करना पड़ेगा। तो ये 2 रेमेडी थे आपके। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको लगता है ये इन्फॉर्मेशन आपके लाइक है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है ऐसा जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, कोई लीगल प्रोविज़न समझना चाहते हो, तो मुझे कमेंट जरूर करें। कोशिश मैं करता हूँ जो मैं सारे कमेंट के रिप्लाई ज़रूर करूँ, लेकिन कई बार अपने बिजी शेड्यूल होने के चलते मैं रिप्लाई नहीं कर पाता। तो मैं रिप्लाई ज़रूर क्या करूँगा, चाहे मैं वीडियो के थ्रू करूँ या फिर आपको पर्सनली कमेंट करके करूँ, पर्सनली उस कमेंट पे रिप्लाई देके करूँ, तो मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मैं कोशिश मेरी हमेशा रहती है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।